Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। एनएल इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एनएल इंटरव्यूज की श्रृंखला में अजय लांबा जी हैं। अजय लांबा इस समय जयपुर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है और बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उसका नाम है गनिंग फॉर अ गॉडमैन। ये आसाराम बापू जो पूरी जेल की यात्रा है, उनके 2013 में ये घटना सामने आई थी और उसके बाद 2018 तक उनके कन्विक्शन तक की जो पूरी कहानी है वो इस किताब में दर्ज है। और दिलचस्प बात यह है कि अजय खुद उस पूरी घटना के साक्षी रहे हैं। उनके ही निर्देशन में, उनके ही देखरेख में ये पूरी जांच हुई और फिर पूरा कन्विक्शन हुआ। जब पहली बार आपको पता चला कि ऐसा कोई एफआईआर एक सामने आई है, दर्ज हुई है दिल्ली में, जो कि आसाराम बापू के खिलाफ है और आपके इलाके में वो घटना हुई है, आपके जुरिस्डिक्शन में वो अपराध हुआ है, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी वो एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके सैकड़ों हजारों में ही नहीं बल्कि लाखों में उसके सपोर्टर। और ऐसे में इतने प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ जो एफआईआर आई तो उसमें जल्दबाजी करने की बजाय इमीडिएटली मेरा ये मानना था कि इसमें तसल्ली से एविडेंस जुटाई जाए। अदरवाइज इतना प्रभावशाली व्यक्ति अगर आप जल्दबाजी में कोई भी कार्रवाई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उल्टी पड़ जाती है और आप केस के अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। एक और चीज इससे जुड़ी कि जो बच्ची थी वो माइनर थी जिसके साथ अपराध हुआ था, तो वो जब जोधपुर आई वहां दिल्ली से आपके पास पहली बार आई और आपने बड़े विस्तार से उस पूरी घटना का जिक्र किया है कि जब आपने उस पूरी कहानी को, घटना के सीक्वेंस को समझने की कोशिश की, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें कि आपको ये लगा कि उसकी कहानी सुन के पहली बार में जो आता है एक बतौर पुलिस, बतौर एक जांचकर्ता, आप लोगों के अंदर एक इस तरह की ट्रेनिंग बेसिक स्किल होती है कि भाई सामने वाला कितना हद तक झूठ बोल सकता है, कितना हद तक सही बोल रहा है, तो वो जो ये एफआईआर थी उस वक्त आसाराम बापू का जो कद था वो नेक्स्ट टू गॉडमैन टाइप उसका कद था। और उसके खिलाफ जो एफआईआर हमारे पास आई थी वो घटना के 5 दिन बाद आई थी। ऐसे में ये भी लाजमी था कि कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना था कि कोई साजिश का शिकार कहीं ये घटना ना हो। जब विक्टिम को सुना गया तो विक्टिम को सुनने के लिए, बिकॉज शी वाज ए माइनर गर्ल चाइल्ड, तो उसको सुनने के लिए भी एक महिला अधिकारी ही उसको तसल्ली से सारी बातें सुन सकते हैं, क्योंकि जिस नेचर का ये ऑफेंस था वो किसी भी मेल के सामने वो नरेट नहीं कर सकती थी। तो उस वक्त जो महिला थाना अधिकारी थी हमारी मुक्ता पारिक को बच्ची का पूरा नरेशन सुनने के लिए कहा गया। मुक्ता ने जब उसको पूरी विस्तार से पूरा उसके साथ जो घटनाक्रम हुआ वो मुक्ता ने सुनने के बाद, जब मुक्ता मेरे ऑफिस आती है विक्टिम को लेकर के, उस वक्त मेरे ऑफिस में मैं था, मेरे एडिशनल एसपी सतीश जांगिड़ थे और इस केस की जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है चंचल मिश्रा, हम तीनों बैठे हैं और मुक्ता वहां आके शी वाज लिटरली इन टीयर्स और टोटली सेटल्ड, और उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकली कि रेप तो हुआ है सर। आपने अपनी किताब में ही जिक्र किया कि जब एक बार जुरिस्डिक्शन का मामला आया कि भाई ये एक्चुअली जो मणई आश्रम है इनका, ये इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, इसका जुरिस्डिक्शन जोधपुर ईस्ट में है या जोधपुर वेस्ट, जो कि आपका इलाका था, तो आपने एक घटना का जिक्र किया कि जो उस समय डीसीपी ईस्ट थे वो रिलक्टेंट थे इस मामले में पढ़ने के लिए, उनकी बहुत नहीं थी। ये जो कि आपने देखा इसमें कि पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज होती है और वो जोधपुर इसलिए दी जाती है क्योंकि घटनाक्रम जोधपुर का था, ज्यूरिसडिक्शन जोधपुर का था। जोधपुर में जहां का ये आश्रम है वो आश्रम भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच का फ्रिंज एरिया था। अच्छा। ऐसे में ये कंफ्यूजन था क्योंकि जनरली लोकल थाने को पता होता है ज्यूरिसडिक्शन का जहां अपराध रूटीन में होते रहते हैं। इस जगह पहले पूर्व का कोई अपराध था नहीं, फ्रिंज एरिया था। तो जो मेरे काउंटर पार्ट डीसीपी थे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे,
जी। वो मेरे से काफी सीनियर थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कल को ये कोर्ट में केस ना पिट जावे, इसलिए इसको जो हमारे रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं उनसे मार्क करा लिया जावे, ताकि ज्यूरिसडिक्शन का इशू इनिशियली ही सेटल कर दिया जावे। इस बात पर वो स्थानीय जो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा इसका मेजरमेंट करके बताया गया कि हाँ, ये वेस्ट जिले में ही इसका ज्यूरिसडिक्शन है। तो एक बार जब आप लोग इन चीजों से मुक्त हो गए, ज्यूरिसडिक्शन का मामला आप लोगों ने तय कर लिया, अब आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आसाराम से कैसे पूछताछ हो। आसाराम के खिलाफ जब इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया और इन्वेस्टिगेशन से ये तय कर लिया कि हाँ, अब आसाराम को अरेस्ट करना है और अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम अरेस्ट के लिए सेपरेट बनाई गई। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करने के लिए जो टीम बनी थी उसको हमने टफ 20 का नाम दिया था। उस टफ 20, और यही वो टीम थी जो गिरफ्तारी के लिए भी इंदौर आश्रम पहुंचती है। इंदौर आश्रम में हमें कितनी दिक्कतें आएंगी इसको असेस करने के लिए इंदौर आश्रम में है हमारा अंडर कवर ऑपरेशन। जिस दिन से एफआईआर दर्ज हुई थी उसी दिन से जारी था। हमारे प्लेन क्लोथ स्लूथ्स वहां मौजूद थे, और कितना रेजिस्टेंस आएगा इसको असेस करने के लिए हमने अरेस्ट से 5 दिन पहले आसाराम को एक नोटिस सर्व करने के लिए एक टीम भेजी थी, और उस टीम को नोटिस सर्व करने में भी करीब 8 घंटे लग गए थे। वहां हजारों की संख्या में उसके सपोर्टर आ गए थे, और एक नोटिस भी सर्व करने में पुलिस को दिक्कत आई थी। वो सारा जब हमने असेस किया, इस असेसमेंट के बाद हमने टीम वहां भेजी थी गिरफ्तारी के लिए। उससे पहले हमारी वहां के लोकल इंदौर पुलिस के अधिकारियों से भी संपर्क हो गया था। उनके द्वारा जो हमें राय दी गई, जो उनका के जो भी सजेशन थे, हमारा जो एप्रीहेंशन था, वो हमने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया जी। और उसके बाद हमने ये आश्रम में टीम भेजने का डिसाइड किया और उसकी गिरफ्तारी कर पाए। आपने जो टफ 20 बनाई, एक टीम बनाई 20 लोगों की, तो उसमें आपकी सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि ऐसे लोग हों जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी ईमानदारी, जिनकी निष्ठा बहुत साफ हो, समर्पण हो, क्योंकि बहुत संभव था कि इतने बड़े आदमी के सामने जब आगे जांच बढ़ेगी तो कुछ लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, इस तरह के। जब टीम बनाई जा रही थी उसमें ये देखा गया कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, वो ऑफिसर इसमें शामिल किए गए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अनब्लेमिश रहा हो जी, जिनकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट रही हो, जो प्रेशर में भी काम कर सकें, बिना कोई दबाव में आए अपना काम कर सकें, जो किसी तरह का अतिरिक्त आवेश में आए बिना काम एंड कंपोज रह कर के भी विपरीत परिस्थितियों में काम कर सके। साथ ही साथ जब गिरफ्तारी की जरूरत पड़े तो वो फिजिकली स्ट्रोंग भी हो। टीम को धमकाया गया, इन्फ्लुएंस करने के लिए तरह तरह के इंड्यूसमेंट दिए गए, लालच दिए गए, ब्राइब ऑफर की गई कि इनको किसी न किसी मिलने वाले से संपर्क करके अपने दबाव डलवाया गया। वो सारे तरीके जो किसी को प्रभावित करने के लिए किसी अपराधी द्वारा अपनाए जा सकते हैं, वो समस्त तरीके अपनाए गए उस टीम को प्रभावित करने के लिए। लेकिन हम लकी रहे कि हमारे सारी टीम ने डेडिकेशन के साथ काम किया और बिना प्रभावित हुए इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। जब गिरफ्तारी के बारे में तय किया गया, उससे कुछ दिनों पहले ही हमने हमारी अंडरकवर ऑपरेशन वाली टीम लगातार आसाराम की गतिविधियों पे, इसके मूवमेंट पे निगरानी रखी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली अरेस्ट करने से जस्ट पेन अल्टीमेट डे को आसाराम हमारे किसी भी सर्विलेंस की जितनी भी टीम लगी हुई थी उनके किसी के संपर्क में जो हमने संपर्क किया, उनके किसी की जानकारी में उसके वेयर अबाउट्स नहीं थे, और ये किसी को नहीं पता था कि इस वक्त आसाराम कहाँ है। अच्छा। वो किस तरीके से आसाराम के बारे में पता किया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी गई, क्योंकि उस समय सारा नेशनल मीडिया इस एपिसोड को कवर कर रहा था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके हमने टीम डिस्पैच कर दी थी इंदौर के लिए। इंदौर जब टीम पहुंचने वाली थी उससे जस्ट पहले ये कॉल कॉन्फ्रेंस करी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें बताया गया कि हमारी टीम अब आसाराम की बहुत नजदीक है और बहुत जल्दी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब वो गिरफ्तारी करने के लिए हम कोशिश करते हैं तो उससे पहले इनसे थोड़ा जरूरी है कि अब तक विक्टिम का जो वर्जन था वही वर्जन हमारे पास था।
जी। तो इन्वेस्टिगेशन आसाराम से भी जरूरी था, उसका क्या कहना है इस बारे में, उसका वर्जन भी जरूरी था। तो आसाराम से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जब करने की कोशिश की, उसमें काफी दिक्कतें आई, वो इस बुक में बड़ा डिटेल में बताया है। साथ ही साथ जब वो इंट्रोगेशन करके ये तय कर लिया कि हाँ अब इसकी गिरफ्तारी होगी, और जब उसको इस चीज के लिए कोशिश किया गया, कन्विंस किया गया, वो किस तरह से कन्विंस किया गया, हमारी टीम पे उसके द्वारा कैसे भरोसा कर लिया गया, वो सारा भी इसमें बड़ा डिटेल में बताया गया है। हमारी टीम में के कुछ मेंबर ऐसे थे, वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे एज इफ चल रहा था। जी जी, और उसको वो कन्विंस हम कर पाए। कन्विंस करने के बाद हमें आसाराम के द्वारा बताया गया कि अर्ली मॉर्निंग में वो जोधपुर पुलिस के साथ चलने को तैयार है। अच्छा। उस पर हमने भरोसा भी कर लिया, लेकिन वो किस तरह से उनके द्वारा ये झूठा आश्वासन दिया गया था और ये झूठ कैसे पकड़ में आई, वो भी हमारे एक टीम मेंबर की कैपेबिलिटीज की वजह से ये पता चल पाया, वो भी इसमें बताया है। अब ये आप वहां से गिरफ्तार करके आ गए लेके उनको जोधपुर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जब जिसके बारे में मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि आपका पहला जो इंटरेक्शन हुआ आसाराम से वो क्या था? सवेरे आसाराम को हम ले आए थे। मेरा आसाराम से इंटरेक्शन होता है दोपहर बाद, लगभग करीब 5-6 बज चुके होते हैं दोपहर बाद के। उस समय जब मैं इंट्रोगेशन के लिए जाता हूँ, उस दौरान तक आसाराम ने हमें कुछ भी इस केस के बारे में बताया नहीं होता है। हमारी जो टीम अरेस्ट करके लाई होती है वो भी उससे तब तक पूछताछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग भी रात भर के जगह थे, देर रात अरेस्ट हुई थी। तो वो सब लोग, जब हम टीम मेंबर वहां पहुंचते हैं और मेरा भी जब उससे इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन की शुरुआत ही यहीं से होती है कि इसको एक महात्मा या संत के रूप में नहीं देखे, एक अपराधी के रूप में देखा गया और एक अपराधी की तरह ही उसके साथ ट्रीट किया गया। जो ही उसका वो रूप हमने बदला, एक संत के सिंहासन से उठा करके, तो उसको उसी रूप में तब तक हमने रखा था। वो जो उसको संत के सिंहासन से उठा के जो ही उसको फर्श पे लाए और वहां से जो पूछताछ शुरू हुई, तो उस समय उसने इमीडिएटली, ज्यादा वक्त लगा नहीं, वो किस तरह से टूट जाता है और कबूल करता है कि उससे गलती हो गई, अब उसको माफ किया जाए। वो बड़ा दिलचस्प सा किस्सा है। बहुत साफ है, सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है कि अभी जो आसाराम बापू हैं वो रेप के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन ये जो 7 लोगों के ऊपर हमले हुए, 3 लोगों की हत्या हुई, एक व्यक्ति अभी भी गायब है, ये सारे केसेस जो हैं इसका आरोपी भी क्या आसाराम बापू को बनाया गया, या ये भी केसेस अभी चल रहे होंगे? इनमें से कुछ केसेस में ये आरोपी बना, कुछ केसेस में जो हमलावर थे वो अरेस्ट हुए और उसके बाद आसाराम तक वो कड़ी नहीं जुड़ पाई। ये घटनाएं अलग अलग जगह पे घटनाएं हुई थी, कोई गुजरात में हुई थी, कोई हरियाणा में हुई, यूपी में हुई, एक घटना जोधपुर में भी हुई। तो उन घटनाक्रम में एक जो मिसिंग लिंक था वो ये था कि आसाराम जेल में था, और आसाराम जेल में था और बाहर जो कुछ षड्यंत्र रच करके ये गवाहों पे हमले हुए, उस षड्यंत्र की कड़ी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एविडेंस की जरूरत थी, शायद वो कहीं वो एविडेंस मिसिंग रहा, जिसमें आसाराम अरेस्ट नहीं हो पाया। हाँ, अपने आप को जमानत पे बाहर लाने के लिए उसने जेल अथॉरिटीज के साथ मिलकर के एक फेक डॉक्यूमेंट अपनी हेल्थ के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, जिस पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें ये आसाराम भी उसमें आरोपी था। जब ये नतीजा आ गया, कोर्ट का जजमेंट आ गया कि आसाराम को सजा हो गई, उसके बाद परिवार का, जो पीड़िता के परिवार का या पीड़िता की आपसे कोई बातचीत हुई, कोई संपर्क हुआ, कोई प्रतिक्रिया मिली? जजमेंट जिस समय प्रोनाउंस हुआ, जजमेंट प्रोनाउंस होते ही विक्टिम के फादर का मेरे पास कॉल आया और वो रोते रोते उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर पुलिस का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप लोगों ने न्याय दिया। वो बस इतना सा बात, गला उनका चौक था, बोल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने वो फोन अपनी बेटी को दे दिया, और जब विक्टिम से मेरी बात हो रही थी
शी वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट, सो शी वॉज ऑल्सो पूरी तरह सेटल्ड थी, बोलने की कैपेसिटी में नहीं थी, वो भी उसके भी आंखों में आंसू थे जी। बट जब वो बोल रही थी तो एक कॉन्फिडेंस उसकी आवाज में झलक रहा था, और मैंने सिर्फ उससे यही कहा कि ये पूरा देश आपको हमेशा याद रखेगा कि आपकी लड़ाई की वजह से ये छोटी बच्ची ने जो लड़ाई लड़ी कंट्री के माइटेस्ट व्यक्ति के खिलाफ, और इस लड़ाई में वो अंतिम में वो जीती है, ये उन तमाम जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और आगे समस्त उन बच्चियों के लिए भी वो एक प्रेरणा स्रोत है जो कहीं ना कहीं समाज में इस तरह के अपराधों से जिनका सामना होता है। आसाराम के और भी बहुत सारे पीड़ित लड़कियां थी, तो क्या ऐसे और कुछ केसेस भी आपके सामने, आपकी नजर में इस केस के रजिस्टर होने के बाद और जो ही आसाराम की गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी के पश्चात कुछ हमारे पास कुछ विक्टिम्स के पेरेंट्स ने जोधपुर पुलिस को अप्रोच किया था, संपर्क किया जी। उनमें से एक विक्टिम तो के पेरेंट्स के पास जब पुलिस पहुंचती है, जोधपुर से पुलिस पहुंचती है, वो उत्तर प्रदेश में परिवार था उनका, जी। तो वहां पहुंचते हैं, तब तक हम देखते हैं कि वहां आसाराम के सपोर्टर्स उस घर को घेरे हुए हैं, और विक्टिम के पेरेंट्स विक्टिम को हमारे सामने कहीं लाते नहीं है, और वो कहते हैं कि कुछ हमें वक्त दो, उसके बाद हम बताएंगे, और धीरे धीरे वो दोबारा जब टीम जोधपुर वहां पहुंचती है, तब तक वो परिवार वहां से गायब हो चुका होता है। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। जो पहली बार हमारे साथ दर्शक न्यूज़ लॉन्ड्री पर जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि न्यूज़ लॉन्ड्री पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त मॉडल है। हमारा मानना यह है कि जब खबरें विज्ञापन से मुक्त होंगी, कॉरपोरेट के विज्ञापन से मुक्त होंगी, सरकारों के विज्ञापन से मुक्त होंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात करेंगी और आपके प्रति ज़्यादा ईमानदार रहेंगी। इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, www.newslaundry.com पर जाएं और हमारे तमाम पॉडकास्ट, तमाम वीडियो और हमारे जो आर्टिकल्स हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उनको पढ़ें, उनको देखें। उसके लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, और ये इंटरव्यू भी पूरा देखने के लिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।